ये सीरीज का सेकंड पार्ट है। इसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी चैनल पर अपलोड है, जो कि हमने करीबन 1 महीने पहले अपलोड किया था। तबीयत खराब हो जाने की वजह से हम इसे कंटिन्यू नहीं कर पाए, लेकिन ध्यान रखेंगे कि आगे से ऐसी प्रॉब्लम ना हो। वैसे अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाकर उसे देख सकते हो। तो कहानी के एंड में हमने देखा था कि लियम के बड़े भाई एल्बर्ट ने उसे थोड़ा जेलस फील करते हुए कुछ पावरफुल मॉन्स्टर को रिलीज कर दिया था, जो कि ड्रैगन्स थे। वो ड्रैगन्स तबाही मचा रहे थे, लेकिन लियम ने सही समय पर पहुंचकर सिचुएशन को संभाल लिया। जहां जो मेन ड्रैगन था वो लियम की नजर से इस वर्ल्ड को देखना चाहता था, क्योंकि उसे पता था कि लियम में कोई खास बात है, इसलिए वो लियम का पेट बन जाता है। बाद में ये बात स्कारलेट, जो कि प्रिंसेस है, उसे पता चलती है और वो लियम को एक बक्सा भरकर सोने के सिक्के दे देती है, क्योंकि उसे लियम के बारे में कुछ ऐसी और बातें पता चली जो कि वो नहीं चाहती कि किसी और को पता चले। वैसे ये पैसे लियम को एज ए रिवॉर्ड दिए गए हैं, क्योंकि उसने टाउन को बचाया, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही गोल्ड कॉइंस थे, जो कि नॉर्मल सी बात है कि किसी को भी इतने आसानी से नहीं दिए जा सकते। इसी चीज पर थोड़ा सा शक जेम्स को भी आया था। इसी वजह से इस पार्ट की शुरुआत में जेम्स लियम को अपने पास बुलाता है और उससे इस राज पर से पर्दाफाश करने का कहता है। हालांकि लियम उसे बताना नहीं चाहता, क्योंकि स्कारलेट ने मना किया था, लेकिन फिर भी जेम्स समझदार है, इसलिए वो समझ जाता है कि जरूर तुम कोई बात छुपा रहे हो। आखिर में लियम मजबूरन बता ही देता है कि असल में लियम होली मैजिक का इस्तेमाल कर सकता है, जो चीज स्कारलेट नहीं चाहती कि हर किसी को पता चले। इसी वजह से उसने लियम से चुप रहने को कहा। अभी जेम्स इस बात से बहुत हैरान था। वो लियम से कहता है कि क्या तुम कुछ स्पेल मैजिक मुझे यूज करके दिखा सकती? यहाँ लियम जब अपनी पावर का एक नमूना दिखाता है तो उसकी पावर से आसपास जो नेगेटिव ऑरा था वो क्लियर हो जाता है। लियम की ये जो होली स्पेल वाली पावर है, ये नेगेटिव स्टेटस को भी खत्म कर सकती है। नेगेटिव स्टेटस मतलब वो नेगेटिव स्किल्स जो कि इविल यूज करते हैं, जैसे पॉइजनस स्किल या फिर ऐसे ही कोई दूसरी स्किल। अभी लियम की इस पावर से जेम्स बहुत ज्यादा हैरान था। वो लियम से कहता है कि तुम्हें पता है कि होली मैजिक गॉड्स का मैजिक कहलाता है। लियम को ये सारी बातें नहीं पता, इसलिए जेम्स उससे कहने लगता है कि इसका मतलब तुम्हें थ्री माइटी ड्रैगन वॉर के बारे में भी नहीं पता होगा। जाहिर सी बात थी कि लियम को ये बात भी नहीं पता थी, इसलिए जेम्स उसे बताता है कि बहुत समय पहले 3 ड्रैगन के बीच लड़ाई हुई थी, जिसमें एक माइटी ड्रैगन जीता, जिसे उनके किंगडम का फाइंडर कहा जाता है। इसका मतलब उनके किंगडम की शुरुआत ही उस ड्रैगन की वजह से हुई थी। उस ड्रैगन को एक ह्यूमन पसंद आ गया, बाद में उनके बेबीज हुए थे और उनके किंगडम की शुरुआत हुई थी। अभी लियम के पास भी एक ड्रैगन है, इसलिए लियम को ये बात थोड़ी सी अजीब लग रही थी, लेकिन जेम्स का ये बात बताने का रीजन कुछ और था। असल में ये चीज अब सभी को पता है कि वो ड्रैगन लियम के पास है, जो कि असल में इस किंगडम का फाइंडर है। मतलब ये चीज बहुत ही खतरनाक हो सकती है अगर ये चीज पब्लिकली रिलीज हो जाए कि लियम के पास ड्रैगन है, वो कोई मामूली ड्रैगन नहीं, बल्कि असल में वही फाउंडर ड्रैगन है, जिसके कारण लियम होली मैजिक का इस्तेमाल कर सकता है। तो लियम की फैमिली मतलब हैमिल्टन फैमिली की नोबिलिटी पूरी तरह से गिर जाएगी। वैसे तो ये बहुत ही बड़ी बात है, लेकिन इससे किंगडम को बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि बहुत बड़ी पावर लियम के हाथ आ चुकी है। इसका मतलब लियम जब चाहे तब इस किंगडम को खत्म कर सकता है, इसलिए लोग नहीं चाहेंगे कि उसके पास इतनी पावर रहे। और वैसे भी वो ड्रैगन जो कि इतने सालों से कहीं गुम था, वो अचानक सभी के सामने आ चुका है और अब उन्हीं के बीच में रह रहा है। ये चीज अगर बाहर आती है तो सिंपल सी बात है, ये हर जगह फैल जाएगी कि जरूर वो ड्रैगन कुछ सोच रहा है। लियम यहाँ पर उस ड्रैगन से कंफर्म करता है, जिसके बाद ड्रैगन बताता है कि नहीं, उसके ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है, मतलब वो किसी पर हमला करने नहीं वाला। और फिर भी अभी के लिए लियम ये बात बिल्कुल भी नहीं बताएगा कि उसके पास जो ड्रैगन है वो फाउंडर ड्रैगन है, क्योंकि इससे उसकी फैमिली की नोबिलिटी को फर्क पड़ेगा, जिसके लिए उसके फादर और उसका बड़ा भाई एल्बर्ट बहुत ही टाइम से स्ट्रगल कर रहे हैं। वैसे इसके बाद सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कि लियम अब वापस गिल की तरफ लौट रहा था, जहाँ भीड़ थी। वो उसकी मुलाकात असूना और जोड़ी से होती है, जो कि उसे खींचते हुए वहाँ से ले जाती है। विलियम को बताती है कि जब से लोगों को पता चला है कि तुम्हारे पास एक ड्रैगन आ गया है, तब से ही लोग हमारी टीम को ज्वाइन करना चाहते हैं। उन्होंने कुछ एप्लीकेशन भी चुनी थी, जिसमें उन लोगों के नाम है जो कि उनकी टीम को ज्वाइन करना चाहते हैं। लियम इस टीम का लीडर है, इसलिए ये चीज लियम को ही डिसाइड करनी होगी कि उनकी टीम में कौन ज्वाइन हो सकता है और कौन नहीं। खैर बाद में लियम उन सभी लोगों के नाम की लिस्ट लेकर अपने मेंशन वापस लौट आता है, जहाँ उसे और कई सारे एप्लीकेशन देखने को मिलती हैं। वैसे एप्लीकेशन नहीं बल्कि बायोडाटा थे, कुछ नोबल फैमिलीज की लड़कियों के, कुछ नहीं बल्कि बहुत सारी, क्योंकि अभी लियम का नाम पूरे किंगडम में फैल चुका है, इसलिए सभी नोबल फैमिलीज चाहती हैं कि लियम उनकी बेटी से शादी करे। अभी लियम इतने सारे पेपर देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान था। इतने में यहाँ ब्रूनो की एंट्री होती है, उसके हाथ में भी एक पेपर था। लियम को लगा था कि शायद वो भी किसी लड़की का रिश्ता लेकर आया है, लेकिन ब्रूनो बताता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो यहाँ लियम से मिलने आ रहा था। लेकिन वो हैरान था कि लियम को इतने सारे रिश्ते कैसे मिले। एक ड्रैगन को हराना बहुत बड़ी
बात हो सकती है, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी बात नहीं कि सारी नोबल फैमिली अपनी डॉटर की शादी लियम से कराने के लिए इतना पागल हो जाए। हालांकि ब्रीनो कुछ ही देर में समझ चुका था कि इसका रीजन क्या है। असल में लियम के पास होली मैजिक है, ये बात किसी को नहीं पता, लेकिन इस बात को दबाने के लिए प्रिंसेस ने लियम को एक बहुत बड़ा बॉक्स भरकर गोल्ड कॉइंस दिए। साथ ही लियम जेम्स से भी लगातार कुछ दिनों से मिल रहा है, इसलिए बाकी नोबल्स फैमिली को शक है कि जरूर कोई ऐसी बात है जो कि उनसे छुपाई जा रही है। वैसे इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी थोड़ी सी परेशान कर देने वाली थी, लेकिन लियम को अभी मजा आने लगा था। कि खैर अगले सीन में हम देखते हैं कि लियम असूना और जोडी को लेकर जंगल के रास्ते जा रहा था। वो दोनों पूछ रहे थे कि आखिर वो कहाँ जा रहे हैं, तो इस पर लियम ने जवाब दिया था कि वो उन्हें कुछ दिखाना चाहता है। जो तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। असल में लियम उन्हें अपने दूसरे डायमेंशन के घर ले जाने वाला है। वहाँ जंगल पहुंचकर वो अपना पोर्टल ओपन करता है, जिसके थ्रू वो एक वैसी ही जगह पर आ जाते हैं जैसी जगह पर लियम ने बाकी ड्रैगन्स को कैद किया था। लियम ने तब ये बात बताई थी कि उसे कोऑर्डिनेट्स कनेक्ट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। मतलब जो ड्रैगन्स उसने कैद किए हैं वो उन्हें फिर से नहीं ढूंढ सकता, लेकिन इस बार उसने एक घर तैयार किया है जो कि वो कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से ढूंढ सकता है। यहाँ घर के अंदर उसने सारी चीजें रख रखी थी। वो असूना और जोडी को अंदर लेकर आता है और उन्हें भी वो घर बहुत पसंद आता है। खैर अभी ये जो डायमेंशन है ये एनर्जी से बना हुआ है, इसी वजह से यहाँ बहुत ही ज्यादा लाइट है। अभी जोडी कह रही थी कि ये घर तो बहुत ज्यादा अच्छा है, लेकिन यहाँ कोई सो नहीं सकता क्योंकि कुछ ज्यादा ही लाइट है। अभी मुझे नहीं पता कि आखिर वो यहाँ सोना क्यों चाहते हैं, लेकिन फिर भी अब एक लड़की ने कुछ कहा है तो लियम को इसका सोल्यूशन ढूंढना ही होगा। वो थोड़ी देर सोचता है और उसे अपनी वही समनिंग टेक्निक का याद आती है। उसके पास कई सारे ऐसे स्पिरिट्स हैं जिन्हें वो समन कर सकता है और वो ऐसे सिचुएशन में हेल्प कर सकती हैं। उसने यहाँ एक शेड स्पिरिट को समन किया था जो कि डार्कनेस क्रिएट कर सकती है। लियम उससे डार्कनेस क्रिएट करने को कहता है, लेकिन जैसे ही वो शेड स्पिरिट अपनी पावर का इस्तेमाल करती है तो वहाँ अंधेरा हो जाता है। अंधेरा से मेरा मतलब वहाँ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अभी इनके पास टॉर्च वगैरह नहीं है, इसलिए लियम को एक और समनिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए एक फायर स्पिरिट का समन करना पड़ता है जो वहाँ आग जलाकर थोड़ी रोशनी करती है। खैर ये थीम थोड़ी हॉरर थीम की तरह लग रही थी, इसका मतलब इन्हें अंधेरा कम करने की जरूरत थी। खैर लियम जब उस शेड स्पिरिट से ऐसा करने को कहता है तो वो बताते कि वो ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि वो एक लो लेवल स्पिरिट है। अगर वो थोड़ा ज्यादा लेवल की होती तो वो ऐसा कर सकती थी। अभी बात सुनने के बाद लियम के दिमाग में तुरंत ही एक और बात आती है कि अगर लियम अपने स्पिरिट के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ले तो उनका लेवल बढ़ जाएगा, क्योंकि यही सेम चीज असूना और जोडी के साथ हुई थी। ऐसा ही करने के बाद हम देखते हैं कि शेड स्पिरिट का लेवल बढ़ जाता है और फाइनली वो अपने डार्कनेस को कम कर लेती है। वैसे वो स्पिरिट लियम से कह रही थी कि लियम को जब भी मदद की जरूरत हो वो उसे समन कर सकता है, लेकिन लियम ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि लियम को सिर्फ लो लेवल समनिक मैजिक आता है और अब ये शेड स्पिरिट मिड लेवल पर पहुंच चुकी है। इसका मतलब लियम का मैजिक अब उस पर काम नहीं करेगा, लेकिन वो शेड स्पिरिट लियम से ज्यादा समझदार है। वो लियम से कहती है कि अगर लियम उसे अपनी उस अंगूठी से अब्सॉर्ब कर ले और बाद में फिर से समन करने की कोशिश करे तो इजिली लियम ऐसा कर सकता है। लियम ऐसा करने की कोशिश भी करता है जिसमें वो कामयाब हो जाता है। लियम बहुत खुश था और अब ये चीज जैसी उसे पता लगी तो उसने अपने सारे के सारे स्पिरिट को मिड लेवल स्पिरिट बनाना शुरू कर दिया। इसका मतलब अब वो लो लेवल समनिंग से सीधा मिड लेवल समनिंग मैजिक सीख चुका है। वैसे चीज मुझे नहीं पता कि इन्होंने उस घर में अंधेरा कर कर क्या किया, क्योंकि यहाँ से सीन चेंज होकर सीधा अगले दिन पर आ गया था जहाँ लियम फिर से जंगल जा रहा था, लेकिन इस वक्त उसके साथ असूना और जोडी नहीं है। अब उसके साथ था उसका वो ड्रैगन जिसका नाम उसने रेडन रखा है। ये चीज मुझे नहीं पता कि उसने उस ड्रैगन का नाम रेडन क्यों रखा, शायद ये नाम उसका पहले से ही था। खैर एक पॉइंट पर पहुंचने के बाद रेडन लियम से कहता है कि वो उसे समन करे, जिसके बाद लियम ने रेडन को समन कर लिया था। रेडन अभी अपनी बेबी फॉर्म में है। खैर यहाँ वो अपनी पावर का इस्तेमाल जरूर कर सकता है। उसने अपनी पावर से एक बैरियर अनलॉक किया, जिसके बाद लियम एक अलग सी जगह पर पहुंच चुका था। इस जगह पर वो आज से पहले कभी नहीं आया। यहाँ उसके सामने कई सारी फेरीज थी जो कि उसी की तरफ उड़ते हुए आ रही थी। खैर लियम को देखकर वो डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है, लेकिन लियम बताता है कि वो रेडन के साथ यहाँ आया है। जिसके बाद वो फेरीज वापस लियम के पास आ गई थी। असल में छोटी छोटी फेरीज ये पोशन मेकिंग और इसी तरह की कुछ रेयर चीजों में बहुत अच्छी होती हैं, इसलिए ह्यूमन इन्हें हंट करते थे। मतलब इन्हें या तो पकड़कर स्लेव बना लेते या फिर इन्हें मार दिया जाता। खैर जब ये बात रेडन को पता चली तो उसने अपनी पावर से एक बैरियर क्रिएट कर इन्हें प्रोटेक्ट करने का फैसला किया, लेकिन अब रेडन लियम की बॉडी में है, इसलिए अपनी पावर से वो इन्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। मतलब अब वो और ज्यादा टाइम अपने बैरियर को नहीं बना सकता। इसी वजह से उसे लियम की हेल्प चाहिए और इसीलिए वो उसे यहाँ लेकर आया। लियम एक बहुत बड़ा बेवकूफ लड़का है, इसलिए उसे नहीं पता कि वो हेल्प कैसे करेगा, इसलिए ये चीज भी रेडन को खुद बतानी होगी। रेडन लियम से कहता है कि इन लोगों की मदद करने के
लिए अभी सबसे पहले तुम्हें इन्हें अपना फेमिलियर बनाना होगा, जिससे इनकी पावर बढ़ सके। साथ ही रेडन कहता है कि फेमिलियर बनने के साथ साथ तुम्हें इन्हें एक नाम भी देना होगा। लियम को ये चीज समझ नहीं आती, लेकिन अब पहली फेयर पर लियम ये चीज करके देखता है तो अचानक ही वो फेरी इवॉल्व होकर एक एल्फ बन जाती है। साथ ही वो नॉर्मल ह्यूमन के साइज की हो चुकी थी। लियम ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान था, क्योंकि अभी तक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से सिर्फ पावर ही बढ़ी थी, लेकिन फिजिकल स्ट्रेंथ भी बढ़ गई। ये चीज लियम को थोड़ी शॉक कर रही थी। क्या रेडन बताता है कि ऐसा इन फेरीज का नाम रखने की वजह से हुआ है। वो लियम को सजेशन देता है कि आगे से जब भी लियम इस तरह का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा तो उसमें सामने वाले को एक नाम दे, क्योंकि इससे इवोल्यूशन ज्यादा होता है। अभी वो बाकी जो फेरीज थी वो भी आगे आकर लियम से रिक्वेस्ट करती हैं कि लियम उनके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करे। कुछ देर में लियम ने सभी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था, साथ ही सभी को नाम दे दिया था, जिसकी वजह से अब वो भी एल्फ की तरह बड़ी हो चुकी हैं। खैर अभी जो पहली फेरी थी लियम ने उसे रैना नाम दिया था। वो आगे आकर लियम से कहती है कि अब वो सभी लियम की फेमिलियर है, इसलिए लियम उन्हें क्या ऑर्डर देना चाहता है। लियम उनसे कहता है कि पहले तुम्हारा साइज छोटा था, इसलिए मैं तुमसे नहीं कह सकता था, लेकिन अब मैं तुमसे वो बात कह सकता हूँ। लियम उन्हें सजेशन देता है कि उन्हें अपने लिए एक विलेज तैयार करना चाहिए जहाँ वो अच्छे से रह सके। इसके लिए उन्हें कुछ बिल्डिंग्स तैयार करनी होगी। खैर इस विलेज का जो लीडर रहेगा वो रहेगी रैना, क्योंकि वो पहली फेरी है जिससे लियम ने इवॉल्व किया, और साथ ही वही ऐसी फेरी है जिसका नाम लियम को याद है। वैसे भी ये बात सुन वो सभी फेरीज बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी, क्योंकि अब उन्हें एक गाँव मिलने वाला है। इधर लियम की हालत खराब थी, क्योंकि इतने सारे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की वजह से वो बहुत थक चुका है। वो सोच रहा था कि इस चीज में उसकी सच में बहुत ही ज्यादा एनर्जी लग गई। खैर इतने में ही उसे जंगल के बीच से कुछ बहुत ज्यादा एनर्जी आते हुए महसूस होती है, और जब वो जंगल में जाकर देखता है तो वहाँ उसे पेड़ पर एक फ्रूट लटका हुआ दिखता है। असल में ये जो फेरीज थी ये अपनी पावर से एक फ्रूट के अंदर एनर्जी को स्टोर करती हैं, सेम वैसे ही जैसे मधुमक्खियां शहद जमा करती हैं। अभी रैना वहाँ आकर लियम को फ्रूट खाने को कहती है, और लियम जैसे ही उसे खाता है तो लियम की सारी मैजिकल पावर रिकवर हो जाती है। साथ ही अभी वो और ज्यादा एनर्जी का इस्तेमाल कर पा रहा था, मतलब उसकी मानव कैपेसिटी भी बढ़ चुकी है। वो एक ही वक्त पर 19 स्पेल को यूज कर सकता है, जिसमें वो कामयाब भी हो चुका था। मतलब यहाँ आने से उसकी बहुत सारे फायदे हुए हैं। वैसे इसके बाद लियम अब वापस अपने घर लौट चुका था। अगले दिन वो फिर से यहाँ जंगल आता है, जहाँ वो आकर रैन और बाकी सभी से मिलता है। ये लोग अभी अभी एल्फ बनी है, इस वजह से उन्हें नहीं पता कि घर वगैरह कैसे होते हैं। इस कारण से इन्होंने जो बनाया है उसे बस एक तंबू कहा जा सकता है। अभी वो लियम से हेल्प चाहते थे कि लियम उनकी मदद करे। लियम मदद करता, लेकिन इसके पहले ही उसे की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वो लोग तुरंत ही उसी डायरेक्शन में भागने लग जाते हैं, और वो देखते हैं कि कुछ गुंडे एक एल्फ को पकड़ चुके हैं। वो उसे लेकर जाकर बेचना चाहते हैं, लेकिन लियम ऐसा नहीं होने दे सकता। खैर वो गुंडे इतनी आसानी से उन्हें नहीं छोड़ सकते। लियम इसलिए उनकी पिटाई करता है और बाद में उस एल्फ को छुड़वा लेता है। अभी घर बनाने के साथ साथ इन सभी एल्फ्स की प्रोटेक्शन भी लियम को संभालनी थी, इसलिए लियम थोड़ी सोच में पड़ चुका था। वो सोच रहा था कि वो क्या करे, तभी उसे याद आता है कि वो अपने दूसरे डायमेंशन में इन सभी को भेज सकता है, लेकिन वो जगह इतनी बड़ी नहीं है। मतलब जो घर उसने अपने दूसरे डायमेंशन में क्रिएट किया था वो बहुत छोटा है। फिर भी वो अपने दूसरे डायमेंशन का पोर्टल ओपन करता है, जहाँ उसे पता चलता है कि वो जगह बहुत ही ज्यादा बड़ी हो चुकी है। ऐसा उस फ्रूट की वजह से हुआ जो कि लियम ने पिछले दिन खाया था। अब वहाँ बहुत ज्यादा जगह थी। लियम उन सभी एल्फ्स को वहाँ उस डायरेक्शन में लेकर आता है, और वापस घर लौटकर फिर से वही सेम पोर्टल ओपन करते हुए उन्हें बाहर निकलवाता है। असल में लियम उन्हें अपनी जगह पर इसलिए लाया क्योंकि यहाँ वो सेफ है। खैर वो यहाँ नहीं रह सकती, वरना लियम के फादर को इस बारे में पता चल जाएगा, और साथ ही किंगडम में भी ये बात फैल जाएगी। लियम उनके लिए कुछ और सोच रहा था, जिसके लिए उसे थोड़ा सा समय चाहिए। खैर रेडन ने उसे एक नया स्पेल सिखाया जिससे वो टेलीपोर्ट कर सकता है, और इन एल्फ्स को भी टेलीपोर्ट करवा सकता है। अभी लियम को ये स्पेल पूरी तरह से नहीं आता, इसलिए 4 दिन तक लियम इस स्पेल की प्रैक्टिस करता है, क्योंकि इतनी सारी एल्फ को एक साथ टेलीपोर्ट करना बहुत ही मुश्किल काम है। खैर 4 दिन में वो ये स्पेल सीख चुका था, और तब तक रेडन ने उसे एक खास सील लैंड नाम की एक जगह भी बता दी थी, जहाँ लियम सभी एल्फ को टेलीपोर्ट करके ले आता है। ये जगह बहुत ही बड़ी थी और यहाँ कोई भी नहीं था। मतलब यहाँ ह्यूमंस नहीं है जो कि इन एल्फ को परेशान करेंगे। मतलब ये लोग यहाँ अपना घर बना सकते हैं। वो एल्फ चाहते हैं कि लियम उनका किंग बन जाए, लेकिन लियम पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना चाहता, इसलिए वो कहता है कि नहीं, वो उनका किंग नहीं बन सकता, लेकिन उन्हें जब भी मदद की जरूरत होगी तब वो उनकी हेल्प करेगा। यार एल्फ को घर बनाना नहीं आता, और साथ ही लियम को भी नहीं आता, और वैसे भी इतने सारे घर लियम बनाएगा भी कैसे, इसलिए उसे मदद की जरूरत है। अगले सीन में हम देखते हैं कि प्रिंसेस ने लियम को अपने पास बुलाया था। वहाँ प्रिंसेस स्कारलेट लियम से प्रॉमिस्ड लैंड के बारे में पूछती है। लियम को इस बारे में कुछ भी नहीं पता, लियम को बस सील लैंड के बारे में पता है। जिसके बाद प्रिंसेस कहने लगते हैं कि उसे भी वो जगह देखनी है। लियम
लियम को इस चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि लियम स्कारलेट पर भरोसा करता है, लेकिन इसके बदले लियम को एक चीज चाहिए। लियम को जरूरत थी एक आर्किटेक्ट की जो कि एक विलेज डिजाइन कर सके, मतलब उन्हें एक आदमी की जरूरत है। अगले सीन में वो एक प्रोफेशनल के पास पहुंचते हैं। लियम उस आदमी को तो उठाकर अपने साथ नहीं ले जा सकता, इसलिए लियम ने अपनी मैजिक पावर से उसका क्लोन क्रिएट कर लिया था। मतलब वो एक ही क्लोन से बहुत ज्यादा गधा मजदूरी करवाने वाला है। खैर इसके बाद लियम उस क्लोन और स्कारलेट को लेकर वहाँ उस सील लैंड वाली जगह पर पहुंच चुका था। इस जगह को देखकर स्कारलेट हैरान थी। वो अपने पास से एक अंगूठी निकालते हुए दिखाती है और कहती है कि लेजेंड्स कहा करते थे कि फ्यूचर में इस अंगूठे की पावर से यहाँ पर एक नया साम्राज्य बनेगा। खैर ये अंगूठी बहुत टाइम से रॉयल फैमिली के पास है, लेकिन वो उसकी पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। का मतलब वो लोग नहीं है जिन्हें चुना गया था। लियम या उस अंगूठी को जैसे ही टच करता है तो एक एनर्जी रिलीज होती है और वो जगह जो कि नीचे है वो अचानक से हवा में उड़ जाती है। इससे स्कारलेट समझ चुकी थी कि लियम ही वो लड़का है जिसे चुना गया है। वो तुरंत ही अपने घुटनों के बताते हुए लियम से कहती है कि वो यहाँ एक नेशन तैयार करे। लियम ऐसा नहीं कर सकता, इसलिए वो मना करता है, लेकिन स्कारलेट उससे कहती है कि इस चीज में लियम को जिस भी चीज की जरूरत होगी वो उसे प्रोवाइड करेगी। अब स्कारलेट कुछ ज्यादा ही कह रही थी, इसलिए लियम मना ही नहीं कर पाता और इस चीज के लिए हाँ कर देता है। वैसे अब इस तरह से कुछ समय बीत जाता है। हम देखते हैं कि वो आर्किटेक्ट पूरी मेहनत कर रहा था इस विलेज को तैयार करने में। दूसरी तरफ लियम अभी वहाँ आसपास के मॉन्स्टर्स को खत्म कर रहा है जो कि फ्यूचर में उन एल्फ्स को प्रॉब्लम दे सकते हैं। वैसे स्कारलेट अभी लियम को उन मॉन्स्टर से लड़ते हुए देख रही है और खुश हो रही है क्योंकि वो लियम को थोड़ी थोड़ी लाइक करने लगी है। वैसे स्कारलेट चाहती थी कि लियम और उसके बीच मास्टर और सर्वेंट का बॉन्ड क्रिएट हो, लेकिन लियम ऐसा नहीं चाहता और प्रैक्टिकल सी बात थी, स्कारलेट उस किंगडम की सेकंड प्रिंसेस है, इसलिए ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है अगर लियम एक प्रिंसेस को ही सर्वेंट बना ले। तो लियम खुद को इस लायक नहीं समझता, लेकिन स्कारलेट का कुछ और मानना है। स्कारलेट बताती है कि वो रॉयल फैमिली से बिलोंग करती है और उनकी नसों में ड्रैगन ब्लड फ्लो कर रहा है। रॉयल फैमिली में एक चीज क्लियर होती है कि उनकी जो डॉटर्स होती हैं उन्हें दूसरी रॉयल फैमिली के लड़कों से ही शादी करनी रहती है जिससे कि किंगडम के रिलेशन बने रहे, लेकिन स्कारलेट ऐसा नहीं चाहती। वो नहीं चाहती कि अचानक से किसी भी लड़के से मिलकर उसकी शादी कर दी जाए, और वैसे भी किसी और से शादी बॉन्ड बनाने से अच्छा है कि वो लियम के साथ बॉन्ड बनाए जो कि ड्रैगन गॉड है और साथ ही एक अच्छा लड़का है। लियम को ये बात सही लगती है, लेकिन वो बस खुद को इस लायक नहीं समझता। खैर अभी इनकी बात रेडन भी सुन रहा था और उसे भी ये बात सही लग रही थी। वो लियम से कहता है कि स्कारलेट से नॉर्थ में 1 किलोमीटर दूर जाने को कहो। लियम को ये चीज समझ में नहीं आती, लेकिन रेडन कहता है कि तुम भी उसके साथ जाओ। लियम बात मान लेता है और ये दोनों वहीं उसी जगह से सीधा 9 डायरेक्शन में 1 किलोमीटर दूर चले जाते हैं। वहाँ इन्हें एक बड़ा सा आयरन गेट दिखाई देता है। जब ये अंदर आते हैं तो वहाँ एक आयरन ड्रैगन था जो कि हिल सकता है, मतलब वो असली ड्रैगन है। असल में इस ड्रैगन को खुद रेडन ने यहाँ खड़ा किया था डिफेंस के तौर पर ये रेडन की बात मानता था, लेकिन अब रेडन लियम की बॉडी में है, इसलिए रेडन इसे कंट्रोल नहीं कर सकता, या फिर शायद वो कंट्रोल करना नहीं चाहता। लियम उसे देखकर पूछता है कि क्या ये हमला करेगा, तो इस पर रेडन जवाब देता है कि बिल्कुल, ये डिफेंस ड्रैगन है, ये जरूर हमला कर सकता है। खैर वो सोल्यूशन भी बताता है। वो कहता है कि इस ड्रैगन के सर पर कुछ लेटर्स लिखे हुए हैं, तुम्हें बस वहाँ पर अटैक करना है, जिसके बाद ये तुम्हारी बात मानने लगेगा। लियम तुरंत ही ऐसा करता है, तो इससे उस ड्रैगन को थोड़ी सी चोट तो आती है, लेकिन अब वो इन पर हमला नहीं करेगा, इसलिए अब सब कुछ ठीक है। अब स्कारलेट उस ड्रैगन से बात कर पा रही थी क्योंकि स्कारलेट के ब्लड में ड्रैगन ब्लड है। वैसे अभी ड्रैगन स्कारलेट का गार्ड बन चुका है। खैर लियम कहते हैं कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, लेकिन स्कारलेट कहती है कि नहीं, वो यही रुकना चाहती है क्योंकि उस ड्रैगन को चोट लगी है और अब जब तक वो रिकवर नहीं कर लेता तब तक वो यहाँ से नहीं हिलेगी। लियम यहाँ से जा सकता है क्योंकि उसे दूसरे काम भी है, इसलिए लियम बाहर आ गया था। अभी लियम रेडन से बात कर रहा था, जहाँ वो उससे कहता है कि उसे नहीं लगता कि एक प्रिंसेस और एक मामूली नोबल फैमिली का लड़का ज्यादा क्लोज आए। इस चीज पर रेडन कहता है कि तुमने सही कहा, तुम्हें ऐसा इसलिए अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि तुम स्कारलेट को खुद से बहुत बड़ा मानते हो, और ये बात सच भी है, लेकिन अगर तुम खुद की अहमियत को बढ़ा लो तो तुम्हें ये चीज वियर्ड नहीं लगेगी। लियम को भी ये बात सुनने में सही लग रही थी। खैर अचानक ही उसे अजीब सी गड़बड़ महसूस होती है। ये गड़बड़ उसे उसी विलेज की तरफ से महसूस हुई थी जिसे अभी वो लोग क्रिएट ही कर रहे थे। लियम तुरंत ही टेलीपोर्ट कर वहाँ पहुँचता है और देखता है कि जो विलेज अभी पूरी बन रहा है वो पूरी तरह से तबाह हो चुका है। वहाँ पर अभी रेना और बाकी एल्स भी थे। लियम उनसे जाके पूछता है कि आखिर ये किसने किया, तो रेना बताती है कि एक वुल्फ मॉन्स्टर का काम है, वो अपने साथियों के साथ यहाँ पर आया और उसी ने ये जगह पूरी तरह से तबाह की। लियम को ये चीज समझ में नहीं आती कि आखिर वो मॉन्स्टर ऐसा क्यों कर रहा था। खैर अचानक ही वो मॉन्स्टर लियम के सामने आ जाता है। वो लियम से कहता है कि ये जगह उसी की है और इस जगह को वो प्रोटेक्ट करते हैं, इसलिए लियम को उसके साथियों के साथ यहाँ से चले जाना चाहिए वरना ठीक नहीं होगा। लियम उसे समझाना चाहता था कि वो यहाँ परमिशन के साथ आए हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर लियम की बात नहीं सुनने वाला। वो तो लियम पर हमला करने लगा था, जिस वजह से लियम को भी अपनी मैजिक पावर का इस्तेमाल करना पड़ता है। खैर अभी उस मॉन्स्टर को नीचे गिराकर लियम ने तुरंत ही रेडन को बाहर निकाल लिया था, जिसे देखकर वो मॉन्स्टर घबरा जाता है क्योंकि असल में वो रेडन के कहने पर ही इस जगह को प्रोटेक्ट कर रहा था। अभी उसके साथ ही डर गए थे। खैर वो जो एल्फ है वो इनको माफ कर देती है क्योंकि ये लोग सिर्फ इस जगह को प्रोटेक्ट कर रहे थे, इन
में से इनकी कोई गलती नहीं है। साथ ही वो सजेस्ट भी करती हैं कि लियम को इनके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट बना लेना चाहिए। अभी मना करने का कोई रीजन नहीं था, इसलिए लियम उन सभी के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता है और उस मेन वुल्फ मॉन्स्टर का नाम क्रिस रखता है। वो मॉन्स्टर पहले एक आदमी था और इस कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद ना जाने कैसे वो लड़की बन गया। खैर ये परफेक्ट रीजन होगा उसे माफ कर देने का। वैसे अब सभी जो विल्स थे उनके साथ लियम ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था, इसलिए अब वो भी मदद करवाने लगे थे इस विलेज को रिक्रिएट करने में। अगले दिन जब लियम यहाँ लौट कर आता है तो वो देखता है कि बहुत सारा काम निपट चुका है। तभी क्रिस उनके पास आती है और उससे माफी मांगने लगती है। लियम कहता है कि कोई बात नहीं, वैसे भी उन लोगों ने विलेज तबाह कर दिया तो अब वही लोग फिर से रीबिल्ड करने में मदद कर रहे हैं। वैसे लियम मन में सोच रहा था कि अगर उसके पास किसी तरह का रिपेयरिंग मैजिक होता तो वो यहाँ की चीजों को जल्दी ठीक कर सकता था, या फिर ऐसा नहीं तो ऐसा कोई मैजिक हो जो कि किसी भी चीज को सेम स्टेट पर रख सके, मतलब फिर से ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तभी रेडन उससे कहता है कि ऐसा मैजिक एग्जिस्ट नहीं कर सकता, लेकिन तुम इसे खुद क्रिएट कर सकते हो। लियम को ये चीज समझ नहीं आती, पर रेडन बताता है कि जो तुम करना चाहते हो उसके बारे में बस तुम अपने दिमाग में सोचो और सेम वैसे ही एक स्पेल क्रिएट करो। लियम को इस चीज में थोड़ी प्रॉब्लम होती है क्योंकि उसका फर्स्ट टाइम था, लेकिन कुछ ही देर में वो एक स्पेल ऐसा क्रिएट कर लेता है। वो सामने ही रखी लकड़ी पर उस मैजिक का इस्तेमाल करता है और बाद में क्रिस से उसे तोड़ने का कहता है। क्रिस ने एक ही पंच में उसे तोड़ दिया था, लेकिन वो लकड़ी वापस अपने नॉर्मल स्टेट में आ जाती है, मतलब जैसे वो पहले थी वैसी ही हो चुकी थी। लियम ये देखकर खुश था क्योंकि अब घर बनाने के बाद वो सभी घर पर इसी मैजिक का इस्तेमाल करेगा। वैसे अब लियम को पता चल चुका था कि वो खुद से स्पेल भी क्रिएट कर सकता है, इसलिए वो तुरंत ही प्रैक्टिस करने लग जाता है और कुछ ही देर की प्रैक्टिस में वो एक्सप्लोसिव मिसाइल मैजिक क्रिएट करता है। खैर ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि लियम सोच रहा था कि अब तो वो बहुत सारे अलग अलग स्पेल भी क्रिएट कर लेगा। लेकिन इतने में ही वहाँ रैना और दूसरी एल्फ पहुंचती हैं। रैना बताती है कि एक प्रॉब्लम हो चुकी है, असल में कुछ ह्यूमंस इन पर हमला कर रहे हैं। असल में वो इन पर हमला नहीं कर रहे, बल्कि ये जिस जगह पर है वहाँ के पास की जगह पर वो जंगल है, वहाँ भी कुछ फेरीज रहती हैं। वो ह्यूमंस उन्हें पकड़ने के लिए आए थे, लेकिन वो फेरीज भागते हुए इनके विलेज तक पहुँच गई। अभी वो चाहते हैं कि लियम उन्हें प्रोटेक्ट करे। लियम वैसे भी उन्हें प्रोटेक्ट करेगा ही, क्योंकि यही उसका काम है। अगले सीन में लियम उन ह्यूमंस के पास पहुंचता है। ये शायद किसी किंगडम के सोल्जर्स वगैरह थे। लियम उन्हें रास्ते में ही रोक कर समझा देता है कि उन्हें वापस लौट जाना चाहिए, क्योंकि ये जगह लियम की नहीं है। लेकिन वो लियम को एक बेवकूफ बच्चा समझकर उसे इग्नोर करते हैं, पर लियम को अटैक करते हुए उन्हें वार्निंग देनी पड़ती है। लेकिन वो लियम की बात नहीं सुनने वाले थे। इस वजह से लियम को टेलीपोर्टेशन मैजिक के थ्रू उन्हें घोड़े पर से नीचे गिराना पड़ता है और बाद में लियम उन्हें डराकर भगा देता है। जिसके बाद लियम वापस अपने विलेज लौट आया था, जहाँ वो सारी फेरीज लियम को शुक्रिया कह रही थी। लियम कहता है कि कोई बात नहीं। साथ ही लियम उन्हें अपने विलेज में रहने की परमिशन भी देता है। साथ ही वो बोलता है कि अगर वो चाहे तो लियम उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेगा, उसमें उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। खैर ये उसकी बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि वहाँ सिर्फ उतनी ही फेरीज नहीं थी। लियम के इतना कहने के बाद वहाँ बहुत सारी फेरीज आ चुकी थी, जिस वजह से लियम को रात तक यही कॉन्ट्रैक्ट साइन का काम चलाना पड़ता है। खैर रात के समय वो स्कारलेट, रैना और क्रिस अपने वही अलग डायमेंशन वाले घर पर बुलाता है। किस लिए ये मुझसे मत पूछो, क्योंकि मैं खुद ही तुम्हें बताने वाला हूँ। असल में लियम ने जिन ह्यूमंस को यहाँ से भगाया उनमें से एक के सर पर एक हेलमेट था, जिसे लियम ने रख लिया था। उस पर एक निशान बना हुआ है। लियम उस निशान के बारे में सभी से पूछता है। अभी बाकियों को तो नॉलेज नहीं थी, पर स्कारलेट उस निशान के बारे में जानती है। अभी यहाँ पर हमें थोड़ी सी हिस्ट्री जानने को मिलती है। यहाँ लियम जिस जगह पर है, इस जगह को प्रॉमिस लैंड कहा जाता है, जो जगह रेडन की पावर्स की वजह से बहुत समय से छिपी हुई थी। इसकी बस कहानी ही थी जो कि फेमस थी, लेकिन अभी ये सामने आ चुकी है, इसलिए दूसरे किंगडम इस पर अपना हक जमाने की कोशिश करेंगे। टोटल 3 किंगडम है जो इस प्रोमिस लैंड के आसपास है। वो तीनों ही किंगडम कोशिश करेंगे कि ये जो लोग आए थे ये पहले किंगडम में थे, इन्हें अभी तक इस जगह के बारे में नहीं पता था, लेकिन अब लियम और ये जगह सामने आ गई है। इसका मतलब प्रॉब्लम बढ़ेगी और साथ ही बाकी दोनों किंगडम भी जल्दी यहाँ पहुँचते होंगे। अगर लियम को इन्हें रोकना है या फिर इस प्रॉब्लम से निकलना है, तो लियम को खुद यहाँ का एक नेशन क्रिएट करना होगा, जिससे कि दूसरे लोगों को इस पर हक जमाने की कोशिश न करे। लियम नेशन बनाने के लिए तैयार है, लेकिन नेशन बनाने के लिए 3 चीजें चाहिए, लोग, पावर और जगह। जगह तो लियम के पास है और लोग भी लियम के पास है। साथ ही जैसे जैसे उसकी ये जगह डेवलप होगी वैसे वैसे लोग भी बढ़ते जाएंगे। अब जरूरत है तो पावर की। ये पावर डिफेंस पावर होगी, जो कि दूसरे लोगों को यहाँ आने से रोके, और वो भी उन लोगों को जिनके इंटेंशन ठीक नहीं है। इन्हें एक डिफेंस आर्मी चाहिए जो कि लियम की एब्सेंस में भी यहाँ रहकर इस जगह को प्रोटेक्ट कर सके। ये बात सुनते ही क्रिस कहने लगती है कि इसके लिए
वो परफेक्ट है। खैर लियम नहीं चाहता कि वो किसी वायलेंस वाले काम में फंसे, लेकिन जो वुल्फ है उनका काम यही है। वो कहते हैं कि अगर कोई भी यहाँ जबरदस्ती घुसने की कोशिश करेगा तो वो इजीली उसे खत्म कर देगी। अब लियम को उस पर भरोसा करना पड़ता है और वो बात मान लेता है। वैसे स्कारलेट के हिसाब से ऐसा करने से होगा ये कि जो बाकी किंगडम्स है वो भी लियम के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेंगे। ये वैसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा जैसे लियम अभी बाकियों के साथ करते आया है, ये अलग टाइप का कॉन्ट्रैक्ट होगा। ये होता है अलायंस कॉन्ट्रैक्ट, मतलब एक किंगडम दूसरे किंगडम पर हमला नहीं करेगा क्योंकि दोनों ही किंगडम का किसी तरह से कोई फायदा हो रहा है। लियम इस चीज के लिए तैयार था, लेकिन पहले उसे अपने नेशन को इतना अच्छी तरह से बिल्ड करना होगा कि इससे सामने वाले किसी नेशन का कोई फायदा तो हो, तभी लोग अलायंस कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे। खैर ये चीज जितना ज्यादा फास्ट लियम ने सोची थी उससे भी ज्यादा फास्ट हो जाती है, क्योंकि अगले ही दिन लियम से लियोनार्डो नाम का एक आदमी मिलने के लिए आ चुका था। ये जिस किंगडम से आया है उस किंगडम की प्रिंसेस है स्कारलेट। असल में स्कारलेट और लियम के बीच जो भी है वो इन्हें पता है और ये लोग भी जानते थे कि स्कारलेट लियम के साथ है। इस वजह से ये एक ऑफर लेकर आए हैं। वो लियम से कहते हैं कि हमारा किंगडम नहीं चाहता कि हम आपकी नेशन के साथ फाइट करें, हम हमेशा के लिए दोस्त रहेंगे, लेकिन इसके लिए आपको प्रिंसेस स्कारलेट से शादी करनी होगी। ये एक बहुत ही बड़ी बात थी क्योंकि सामने से ही ये ऑफर आ चुका है। खैर लियम मन में सोचता है कि अभी तक उसने ऐसा कोई भी अचीवमेंट नहीं पाया है कि वो स्कारलेट से शादी कर सके। इसका मतलब जरूर ये लोग उसकी जगह के पीछे हैं, मतलब इस लैंड के पीछे। अभी लियम टेलीपैथी के थ्रू स्कारलेट से कांटेक्ट करते हुए माइंड टू माइंड पूछता है कि उसे ये ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं, जिस पर स्कारलेट कहती है कि उसे ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए क्योंकि इससे लियम को कम से कम आधे साल का समय मिल जाएगा अपनी नेशन को और ज्यादा बड़ा करने का, जिससे बाकी किंगडम भी लियम पर हमला नहीं कर पाएंगे। और ऑलरेडी अगर एक किंगडम के साथ अलायंस बन गई तो बाकी किंगडम हमला करने के पहले 2 बार जरूर सोचेंगे। लियम को ये बात सही लगी थी, लेकिन वो थोड़ा ज्यादा समझदार है, इस वजह से वो कहता है कि ठीक है मैं इसके लिए हाँ करता हूँ, लेकिन मुझे 1 साल का समय चाहिए जिससे कि मेरा ये नेशन और ज्यादा बड़ा हो और रॉयल फैमिली के साथ अपने रिलेशन बनाने तक मैं खुद को इस लायक समझ सकूं। लियोनार्डो को भी ये बात बिल्कुल सही लगती है, इसलिए उसके ऑफर को हाँ करते हुए वहाँ से चला जाता है। अब लियम को भी स्कारलेट के मैंशन जाना था क्योंकि स्कारलेट यहीं तो नहीं रह सकती और साथ ही दूसरे भी कुछ रीजंस होंगे जो कि शायद हमें आगे पता चलेंगे। अभी के लिए स्कारलेट गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल चुकी थी और साथ ही लियम का क्लोन। ये बहुत ही लंबी जर्नी है, इसलिए लियम गाड़ी में बैठकर साथ नहीं आया। साथ ही लियम टेलीपोर्ट भी नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ से वहाँ टेलीपोर्ट करने के लिए लियम को पहले कभी उस जगह पर मौजूद होना होगा। मतलब अगर मैं इजिली समझाऊं तो ये जो प्रोविजन लैंड था यहाँ लियम एक बार अपने क्लोन के जरिए आ चुका था, इस वजह से वो यहाँ से वहाँ तक टेलीपोर्ट कर पाया, लेकिन आज तक वो कभी स्कारलेट के मेंशन नहीं आया। खैर अगले सीन में ये लोग वहाँ पहुँच चुके थे, इसलिए लियम भी अपने क्लोन के साथ अपनी जगह को एक्सचेंज करते हुए टेलीपोर्ट कर वहाँ मेंशन पहुँच जाता है। बाद में ये लोग मेंशन के अंदर आते हैं जहाँ लियम को एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी महसूस होती है। ये एनर्जी रेडियन की एनर्जी है। लियम पूछता है कि क्या तुम्हारे पास ऐसी कोई चीज है जिसमें रेडियन की एनर्जी हो, जिसके बाद स्कारलेट लियम को एक जगह लेकर आती है जहाँ रेडियन का एक स्टैचू था। ये स्टैचू सेम रेडियन की बेबी फॉर्म की तरह है। इसे देखकर रेडियन कहता है कि मैं तो इस चीज के बारे में भूल ही गया था। इतना कहकर वो लियम से बोलता है कि लियम ऑल क्लियर स्पेल का इस्तेमाल करें। ये स्पेल अभी टाइप के सील स्पेल को क्लियर कर देता है। इसी वजह से लियम ने जैसे ही उसका इस्तेमाल किया तो स्टैचू से वो स्पेल जो कि रेडियन ने बहुत पहले क्रिएट किया था वो हट गया और वो स्टैचू एक एनर्जी के फॉर्म में यहाँ स्कारलेट की बॉडी पर आ गया, जिसके बाद स्कारलेट की बॉडी पर एक आर्मर आ चुका था। ये बहुत पावरफुल आर्मर था। अब स्कारलेट को अपनी बॉडी में बहुत ज्यादा मैजिकल पावर महसूस हो रही थी। वो तुरंत ही एक होली स्पेल का इस्तेमाल करती है जो कि उसने लियम को इस्तेमाल करते हुए पहले देखा था। अभी उसने ये स्पेल कास्ट तो कर लिया, लेकिन इसकी वजह से उसकी सारी एनर्जी खत्म हो गई और वापस से वो आर्मर नॉर्मल स्टैचू में बदल गया। अब स्कारलेट ये देखकर हैरान थे कि वो होली मैजिक का इस्तेमाल कर पाया, लेकिन उसकी बॉडी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो उस आर्मर को सह पाए। रेडियन यहाँ बताता है कि ये जो आर्मर है ये गोल्डन आर्मर है, इसे उसने कई हजारों साल पहले क्रिएट किया था। ये उसके बाकी नए बनाए हुए आर्मर में से सबसे स्ट्रॉन्ग आर्मर है और यही रीजन है कि स्कारलेट इसकी पावर को सह नहीं पाई। अब स्कारलेट कह रही थी कि अगर बाकी आर्मर हमारे पास होते तो ज्यादा अच्छा रहता है क्योंकि वो उन्हें कंट्रोल कर सकती है, लेकिन वो सारे डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। खैर लियम कहता है कि प्रॉब्लम की बात नहीं है, उनके पास रेडियन है और उसकी नॉलेज। इसका मतलब लियम उस नॉलेज की मदद से ऐसा एक आर्मर क्रिएट कर पाएगा जो कि स्कारलेट की बॉडी हैंडल कर पाए। अभी इस चीज में रेडियन भी उसकी मदद करने का फैसला करता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक रेयर मेटल के थ्रू लियम ने एक छोटा आर्मर क्रिएट कर लिया था। आर्मर इतना ही बड़ा है, लेकिन लियम ने इसे रेडियन के एक छोटे से स्टैचू में कन्वर्ट किया है। ये एक परफेक्ट आर्मर होगा स्कारलेट के लिए, लेकिन सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा, जिसके लिए स्कारलेट को अपनी ब्लड ड्रॉप इस छोटे से स्टैचू पर डालनी थी। जैसे ही वो ऐसा करती है तो उसकी बॉडी पर वो आर्मर आ जाता है, जिसके बाद
बाद वो रेडियन की मैजिक पावर को इस्तेमाल कर पा रही थी, और वो भी बिना अपनी पूरी एनर्जी को खत्म किए। खैर अभी रेडियन इस चीज से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस था कि लियम उसकी नॉलेज से एक आर्मर क्रिएट कर पाए। अब इस चीज से खुश होकर वो लियम को उस आर्मर के बारे में बताता है जो कि उसने अपनी वॉर में इस्तेमाल किया था। वो रेडियन के आज तक के बनाए हुए सभी आर्मर में से सबसे ज्यादा ताकतवर आर्मर है, लेकिन उसे हर कोई नहीं सह पाता, मतलब उसकी पावर को हर कोई नहीं झेल सकता। खैर फिर भी ये लोग उस आर्मर के पास पहुंचते हैं। ये असल में वही ड्रैगन था जिससे ये लोग कुछ समय पहले मिले थे। इस ड्रैगन को स्कारलेट ने अपना गार्ड बना लिया था, लेकिन ये असल में चलता फिरता आर्मर है। अभी रेडियन लियम से कहता है कि लियम इस पर अपने ब्लड की एक ड्रॉप डाले। लियम ऐसा ही करता है, जिसके बाद वो ड्रैगन आर्मर में ट्रांसफॉर्म होकर लियम की बॉडी पर आ चुका था। लियम को अपनी बॉडी में बहुत ज्यादा मैजिक पावर महसूस हो रही थी। लियम जब उस पावर का इस्तेमाल करता है तो वो एक ही समय पर 39 स्पेल कास्ट कर पा रहा था, मतलब उसकी वजह से उसकी पावर दुगनी हो गई, क्योंकि पहले वो 19 स्पेल का एक बार में ट्राई कर सकता था। खैर अचानक ही वो आर्मर उसकी बॉडी पर से हटकर और लियम जमीन पर घुटनों के बल आ गया था, क्योंकि लियम की बॉडी की पूरी एनर्जी खत्म हो चुकी थी। अब स्कारलेट को लियम की चिंता हो रही थी, लेकिन लियम कहता है कि नहीं वो ठीक है। वैसे अभी रेडियन इस चीज से और भी ज्यादा इम्प्रेस्ड हो चुका है। वो लियम से कहता है कि तुम तीसरे वो पर्सन हो जो कि इस आर्मर को पहनने के बाद जिंदा है। मुझे तुम पर भरोसा था, इस वजह से मैंने तुम्हें आर्मर पहनने दिया। साथ ही रेडियन बताता है कि तुम वो पहले इंसान हो जिसने इस आर्मर को पहनकर मैजिकल पावर का इस्तेमाल किया, मतलब तुम स्पेल कास्ट कर पाए हो। रेडियन कहता है कि अगर तुम इस आर्मर की पावर को झेल लो और इसे परफेक्टली कंट्रोल कर लो तो तुम इस पूरी दुनिया पर राज कर सकते हो। खैर फ्यूचर में जो भी हो, लेकिन अभी लियम को इस आर्मर की ट्रेनिंग की जरूरत है, इसलिए अभी के लिए लियम इसे अपने वही अलग डायमेंशन वाले पोर्टल में स्टोर करके रख लेता है। बाद में लियम टेलीपोर्ट करते हुए स्कारलेट को वापस उसके मेंशन पहुंचाता है और वापस यहाँ विलेज लौटाता है, क्योंकि उसे आगे की प्रोग्रेस भी देखना है। यहाँ आकर उसे रहना से पता चलता है कि उनके विलेज के पास ही एक ट्रोल का ग्रुप रहता है। ट्रोल्स असल में इन्हीं की तरह एक अलग स्पीशीज होती है, जो कि या तो बहुत अच्छे होते हैं या फिर बहुत खतरनाक। और किस्मत से ये जो पास्ट में ट्रोल में है ये खतरनाक वाले हैं, मतलब फ्यूचर में ये लोग प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। इस वजह से रहना चाहती है कि लियम जाकर उनसे कम्युनिकेट करे। वैसे भी अगर वो लोग दोस्ती करना चाहते हैं तो दोस्ती कर सकते हैं, इन्हें इनसे इन्हीं का फायदा है, क्योंकि इससे विलेज भी बड़ा हो जाएगा और साथ ही ट्रोल्स बहुत ताकतवर होते हैं, इसलिए फ्यूचर में कुछ दूसरे कामों में वो मदद भी कर पाएंगे। लियम को भी बात सही लगती है, इसलिए लियम उससे मिलने के लिए पहुंच जाता है। वहाँ जब वो ट्रोल के लीडर से मिलता है तो वो लीडर लियम से अच्छे से बात नहीं कर रहा था। वो लियम से कहता है कि वो उसकी बात सुनेगा, और वैसे भी ट्रोल्स इंसानों पर भरोसा नहीं करते, इसलिए आखिर वो लियम की बात पर भरोसा क्यों करे। ऐसा कहकर उसने लियम को जाने को कह दिया था। खैर लियम अपनी सफाई रखते हुए कुछ बोल पाता इससे पहले ही अचानक वो ट्रोल का लीडर उस पर हमला करने लग जाता है। अभी लियम वैसे तो अपनी मैजिक पावर का इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन फिर भी इससे उन ट्रोल्स को चोट लगेगी, जो कि लियम नहीं चाहता। इस वजह से वो उनके अटैक को डोज करना ही सही समझता है। लियम पीछे हट रहा था, लेकिन वहाँ एक पतला सा गड्ढा था जिसमें लियम का पैर फंस गया। इस वजह से अभी वो अपनी जगह से नहीं हिल पा रहा था। अचानक ही वो ट्रोल्स का लीडर फिर से लियम पर हमला करता है। लियम अपनी जगह से नहीं हिल सकता था, इस वजह से उसे अटैक झेलना पड़ता है। खैर लियम को चोट नहीं लगी थी, क्योंकि सही समय पर उसने वही रेडियन का स्पेशल आर्मर अपनी बॉडी पर पहन लिया था। अभी वो आर्मर लियम की बहुत ज्यादा पावर एब्जॉर्ब कर रहा था, लेकिन फिर भी उस आर्मर की वजह से लियम का सर बच गया। वैसे अभी इस चीज से वो ट्रोल का लीडर हैरान था, क्योंकि पहली बार एक ह्यूमन उसके हमले से बचाए, लेकिन उसे इस चीज में प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अब वो और ज्यादा खतरनाक हमला करने वाला है। वैसे लियम उससे कहता है कि हमला करने से पहले उसे अपने आसपास देख लेना चाहिए, क्योंकि जब वो हमला करता है तो उसके हमले से उसके ही साथ ही इंजर्ड हो जाते हैं। अभी उस आदमी को भी यही सही लगता है। वो फैसला करता है कि एक बार वो लियम की बात सुनेगा, क्योंकि लियम बहुत शांत लड़का है और शांत लोग समझदार होते हैं। लियम उसे बताता है कि वो यहाँ पास में ही एक विलेज तैयार कर रहा है। ये जगह किसी एक की नहीं है, इस कारण से यहाँ दूसरे किंगडम हक जमाने के लिए कभी भी आ सकते हैं। इससे लड़ाई होगी और कई लोग अपनी जान गंवा देंगे। ऐसा लियम बिल्कुल भी नहीं चाहता। इस वजह से वो एक नेशन तैयार करना चाहता है, जिसके लिए उसे लोगों की मदद की जरूरत है। अगर ये ट्रोल्स उसके विलेज को ज्वाइन करें तो ये बहुत अच्छा होगा। अभी वो ट्रोल्स का लीडर वैसे तो इस चीज के लिए तैयार है, लेकिन फिर भी एक बार वो लियम के विलेज को देखना चाहता है। लियम भी इस चीज के लिए तैयार था, इस वजह से वो उन ट्रोल्स को टेलीपोर्ट करते हुए अपने विलेज में ले आता है, जहाँ की प्रोग्रेस को देखकर अभी वो ट्रोल्स बहुत ही ज्यादा हैरान थे। खैर इतने में ही अचानक वहाँ क्रिस पहुंचती है, उन ट्रोल्स के लीडर पर हमला करके उसे नीचे गिरा देती है। लियम को ये चीज समझ में नहीं आती, पर क्रिस बताती है कि वो लोग पहले भी फाइट कर चुके थे, ये फ्रेंडली बैटल की तरह है। असल में क्रिस और वो ट्रोल्स का लीडर पहले 370 बार लड़ चुके हैं। जीती हमेशा क्रिस ही थी, लेकिन उसे थोड़ा कॉम्पिटिशन जरूर मिलता था, लेकिन आज तो उसने बहुत इजीली उन ट्रोल्स के लीडर को हरा दिया। इसी वजह से वो कह रही थी कि शायद तुम कमजोर हो चुके हो, पर लियम बताता है कि ऐसा नहीं है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट की वजह से हुआ है। इसका मतलब अगर लियम उस ट्रोल के लीडर के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा तो उसकी पावर भी बढ़ जाएगी। अगले सीन में लियम ऐसा ही करता है, जिसके कारण उस लीडर का साइज छोटा हो चुका था, मतलब देखा जाए तो वो फिजिकली कमजोर होना चाहिए,
चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। उसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। अभी बाकी सारे ट्रोल्स ये चीज देखकर हैरान थे, लेकिन लियम बताता है कि वो उनके साथ भी ये चीज कर सकता है, मतलब उनकी पावर को इस तरह से बढ़ा सकता है। ये चीज लियम की एक बहुत ही बड़ी गलती थी, क्योंकि इसके कारण लियम को 50 और कॉन्ट्रैक्ट साइन करने पड़ते हैं और 50 और नए नाम सोचने पड़ते हैं। खैर, इन 50 नामों के बदले वो उन्हें एक काम देता है, जो था बड़े बड़े पत्थर उठाकर लाना। ये बहुत अजीब काम था, लेकिन वो लोग मदद करना चाहते थे, इसलिए उन्हें ये काम करना ही होगा। वो वापस उसी पहाड़ पर पहुंच गए जहाँ वो पहले रहते थे और वहाँ से बड़े बड़े पत्थर उठाकर लाने लगे। अभी क्रिस भी मदद करना चाहती थी, लेकिन उसके पाँव इतने मजबूत नहीं है कि वो इतने बड़े बड़े पत्थर उठा सके। इसलिए वही ट्रोल्स का लीडर उसे समझाता है कि उसे ये काम नहीं करना चाहिए, ये काम वो लोग कर लेंगे। बाद में वो लोग उन पत्थरों को लेकर आते हैं। अभी उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि लियम उनसे गधा मजदूरी क्यों करवा रहा है, लेकिन इसका एक अलग रीजन था। असल में लियम उन पत्थरों को पिघलाकर उनके अंदर से वो मेटल निकलवाना चाहता है, जो कि उनके अंदर छुपे हुए हैं। ऐसा करने के लिए लियम को एक फर्नेस की जरूरत थी और साथ ही कुछ मिड लेवल स्पिरिट की। लियम उन्हें समन करता है और बाद में इस काम में लग जाता है। शाम तक उसके पास अच्छे खासे मेटल हो चुके थे। मेटल से मेरा मतलब आयरन, गोल्ड और इसी तरह के कुछ दूसरे मेटल्स, जिसमें मैथिल नाम का मेटल मिलता है। ये वो खास मेटल है जिससे रेडिन अपने आर्मर क्रिएट करता है। ये खास मेटल इसलिए है क्योंकि रेडिन की पावर को सह सकता है। खैर, अभी जो स्टोन थे उनके अंदर से बहुत कम मैथिल निकला था। इसका मतलब इससे आर्मर बन ही नहीं सकता और लियम सभी के लिए आर्मर बनाना चाहता है जिसमें रेडिन की पावर हो, लेकिन इतना मैथिल नहीं है। इसका मतलब रेडिन की पावर यूज नहीं हो पाएगी। अभी लियम के पास आयरन बहुत सारा था, इसका मतलब वो आयरन से आर्मर जरूर क्रिएट कर सकता है। लियम कोशिश करता है और इस कोशिश के बीच वो उस आर्मर को भी नाम देने का ट्राई करता है। उसने उस आर्मर को अपोलो 10 नाम दिया था और उसकी जो इन प्रोसेस थी उसमें एक खास तरह के मैजिक का इस्तेमाल किया था। ये खास मैजिक असल में कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जैसा ही है, क्योंकि इससे उस आर्मर की पावर बढ़ेगी। और जब फाइनली वो आर्मर बनकर आता है तो लियम देखता है कि उसका प्लान काम कर गया, मतलब वो आर्मर बहुत स्ट्रॉन्ग था और साथ ही उसकी पावर भी ज्यादा थी। अब लियम समझ गया था कि वो आयरन की मदद से और ज्यादा आर्मर क्रिएट कर सकता है, लेकिन इसके लिए अब उसे और कई सारे नाम सोचने होंगे। वो पागल की तरह रात भर जाकर टोटल 50 आर्मर क्रिएट करता है, जिसे अगले ही दिन उसने बाकी लोगों में बांट दिया था। बाकी लोग अभी उन आर्मर्स को पाकर बहुत ही ज्यादा खुश थे और इतने में ही वहाँ कुछ लुटेरों की एंट्री होती है। ये लुटेरे भी अपने उसी काम को पूरा करने के लिए आए थे, जो कि उनके दूसरे लुटेरे भाई पूरा नहीं कर पाए थे। मतलब इन्हें वो एल्फ दिखे जिन्हें ये किडनैप करना चाहते हैं, जिससे कि ये उन्हें बेचकर पैसा कमा सके। खैर, लियम ऐसा नहीं होने देगा, इसलिए वो आगे आने लगा था। इतने में ही रहना उसके पास आकर कहती है कि तुम्हें आगे बढ़ने की जरूरत नहीं, इस बार इस सिचुएशन को हम खुद संभाल लेंगे। इतना बोलकर रहना वहाँ उन सभी एल्फ में सबसे कमजोर एल्फ, जिसका नाम मीना है, उसके पास आकर उससे कहती है इन्हें वही संभाले। जिसके बाद मीना आगे आ गई थी। वो बहुत कमजोर है, वो वैसे तो एक मक्खी भी नहीं मार सकती, लेकिन लियम के आर्मर के कारण अब उसकी पावर बढ़ चुकी है। वो यहाँ कुछ ही सेकंड्स में उन लुटेरों को जमीन पर पटक देती है। लियम ये देखकर बहुत खुश था, क्योंकि जिस रीजन से उसने आर्मर क्रिएट किया वो रीजन अब सही साबित हो चुका है। लियम सोचता है कि उसे बाकी सभी के लिए भी आर्मर क्रिएट कर लेना चाहिए, लेकिन ये बात दिमाग में आते ही उसे ये भी याद आ जाता है कि अब उसे और कई सारे नाम सोचने होंगे। अभी ये बात सोचते हुए वो अपना सर पकड़कर खड़ा हुआ था। इतने में ही उन लुटेरों का लीडर पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है और बाकी सभी को धमकाता है कि अगर वो नहीं चाहता कि ये बच्चा मारा जाए तो उन्हें उसकी बात सुननी होगी। खैर, उसकी बात सुनकर अभी किसी के चेहरे पर भी कोई फेशियल एक्सप्रेशन नहीं थे, क्योंकि वो जानते थे कि वो लुटेरे लियम को कुछ भी नहीं कर सकते। खैर, इतने में ही लियम उस लुटेरों को अपरकट मारते हुए दूर फेंक देता है, जो देखकर बाकी उसके साथी लुटेरे डर कर वहाँ से भाग जाते हैं। खैर, लियम को अभी आर्मर क्रिएट करने हैं, जिससे उसके लोगों को मदद मिल सके और आगे वो खुद को प्रोटेक्ट कर सके। लेकिन इससे पहले एक और जरूरी चीज है जो कि अभी रह रही है। वो तुरंत ही अपने उस सेकंड डायमेंशन वाली जगह पर आता है, जहाँ उसने बहुत सारी वाटर स्पिरिट को समन कर लिया था। वो उनसे कहता है कि वो अपने एक अलग डायमेंशन में बहुत सारा पानी स्टोर कर चुका है। वो ओशन वाटर है, मतलब उसके अंदर बहुत सारा सोल्ट यानी कि नमक है, जो कि वो प्योरीफाई करवाना चाहता है। ऐसा करने के लिए लियम फायर स्पिरिट से भी हेल्प ले सकता है, लेकिन उसे वाटर स्पिरिट की भी मदद की जरूरत है, जिससे काम जल्दी हो सके, क्योंकि पानी भी एक जरूरी चीज है। वो सभी स्पिरिट उसकी मदद के लिए तैयार हुई थी और बाद में वो लोग काम धंधे पर लग चुके थे। इतने में ही एक वाटर स्पिरिट लियम से मिलने के लिए आती है। लियम उसे नहीं पहचाना था, लेकिन वो वाटर स्पिरिट बताती है कि वो पहली वाटर स्पिरिट है जिसके साथ लियम ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। लियम उसे इसलिए नहीं पहचाना क्योंकि लियम ने इन लोगों के नाम नहीं रखे। खैर, अभी वो वाटर स्पिरिट लियम को बता रही थी कि वो अपनी पावर शेयर करना चाहती है। लियम को चीज नहीं पता कि जो स्पिरिट होती है ये ऑब्जेक्ट के साथ अपनी पावर शेयर कर सकती है, लेकिन ऐसा तभी हो पाता है जब स्पिरिट अच्छी खासी पावरफुल हो। खैर, लियम ने अब इस स्पिरिट का नाम भी रख दिया था। वो स्पिरिट को जीरो कहता है। खैर, बाद में लियम ने बाकी स्पिरिट का नाम भी रखा, जिसके बाद उनकी पावर के थ्रू लियम ने एक आर्मर क्रिएट किया, जिसमें लियम ने वाटर स्पिरिट के साथ साथ फायर स्पिरिट जैसी और दूसरे स्पिरिट की एनर्जी का भी इस्तेमाल किया। ये आर्मर इतना पावरफुल है कि इसे पहनने वाला उन स्पिरिट की मैजिकल पावर का भी इस्तेमाल कर सकता है। जब ये बात लियम को पता चली तो लियम ने और दो ऐसे
से आर्मर क्रिएट किए हैं जिन्हें उसने क्रिस, रेना और उन ट्रोल्स के लीडर को दिया। वो तीनों ही उन आर्मर्स को पहनकर और ज्यादा ताकतवर हो चुके थे। लियम ऐसा इसलिए कर रहा है जिससे उसकी नेशन की डिफेंस पावर और ज्यादा बढ़ सके। वैसे अभी इस प्रोग्रेस को देखकर रेडन मन में सोच रहा था कि लियम ने इन तीनों को जो आर्मर दिए हैं उससे इनकी पावर इतनी बढ़ चुकी है कि ये किसी दूसरे नेशन की आर्मी को इजिली संभाल सकते हैं। मतलब लियम के पास अब बहुत ज्यादा पावर आ चुकी है, लेकिन अच्छा ये है कि ये पावर सही हाथों में हो। खैर अगले सीन में हम देखते हैं कि लियम वापस अपने नेशन लौट आया था, मतलब उस जगह पर जहाँ से वो बिलोंग करता है। अभी वो सिटी में था जहाँ उसकी मुलाकात असूना और जोडी से होती है। वो थोड़ी गुस्सा थी क्योंकि लियम अचानक ही कहीं गायब हो गया और वो उन्हें बिना बताए, लेकिन वो लियम को माफ कर देंगे। इसके बदले बस लियम को उन्हें वो पैसे लौटाने हैं जो कि लियम के पास उन्होंने सेफ्टी के तौर पर रखे थे। अब ये चीज आपको नहीं पता होगी, लेकिन इसका रीजन है असल में लियम के पास होली मैजिक है। इस चीज के लिए स्कारलेट ने लियम को एक बड़ा सा बक्सा भरकर सोने के सिक्के दिए थे जो कि लियम ने खुद पूरे नहीं रखे। मतलब इस बात को दबाने के लिए उसने एक छोटा सा हिस्सा सोना और जोड़ी के लिए भी बनाया जो कि वो उन्हें देना चाहता था, लेकिन इतने सारे पैसे वो कैसे रखते, इसलिए उन्होंने कहा कि ये हम नहीं रख सकते, सेफ्टी के तौर पर इसे तुम अपने पास रखो, अगर हमें कभी जरूरत होगी तो हम तुमसे ले लेंगे। वैसे पहले उन्होंने मना किया था और ये भी कहा था कि ये बात वो फ्री में भी छुपा कर रख सकते हैं, लेकिन एज अ फ्रेंड लियम ने ऐसा नहीं किया और उन्हें उनका हिस्सा देने का फैसला लिया। खैर अभी उन्हें अपने पैसे चाहिए। लियम पूछता है कि आखिर वो इन पैसों का क्या करने वाले हैं। मतलब पहले वो सोच नहीं पा रहे थे कि वो पैसा खर्च कहाँ करे, तो अब ऐसी कौन सी चीज है जो कि इन्हें पसंद आ गई। इस पर वो पहले लियम को कुछ नहीं बताती, वो बस अपने पैसे मांगती है, जिसके बाद लियम उन्हें पैसे दे देता है। कुछ देर बाद वो एक दुकान पर जाकर वापस लौटती है, जिसके बाद उनके हाथ में एक किताब थी। वो लियम को वो किताब दिखाते हुए बताती है कि ये इस किंगडम की इकलौती ऐसी ग्रिम वॉर है जिसका अभी तक कोई ऑनर नहीं है। लियम ये सुनकर हैरान था। असल में वो लियम के लिए ही ये खरीदना चाहती थी, इसलिए उन्होंने अपने कुछ पैसे मांगे। लियम उस ग्रिम वॉर को देखता है और बाद में उस पर कॉन्ट्रैक्ट मैजिक का इस्तेमाल करते हुए उसके स्पेल को सीखने की कोशिश करता है, और जैसे ही उसने उसकी एनर्जी को एब्सॉर्ब किया और उस ग्रिम वॉर का ओनर बना तो लियम को कई सारे नए स्पेल समझ में आने लगे, ऐसा स्पेल जिनके बारे में लियम ने पहले कभी नहीं सुना था। लियम अभी इस चीज से बहुत ज्यादा खुश था, इसलिए वो असूना और जोड़ी को इस चीज के लिए शुक्रिया कहता है। खैर वो दोनों ऑलरेडी बहुत खुश है क्योंकि वो लियम की मदद कर पाएंगे। वैसे इसके बाद लियम उन्हें एक रेस्टोरेंट में लेकर जाता है जहाँ वो उन्हें बताता है कि वो कुछ दिन से गायब इसलिए था क्योंकि वो खुद एक नेशन तैयार कर रहा है। अगर कोई नॉर्मल तुम्हें ये बात बताएगा तो तुम्हें बहुत अजीब लगेगा, लेकिन लियम ऐसा लड़का नहीं है। उसने ये बात बताई और असूना और जोडी ने बात मान ली। लियम उनसे कहता है कि अब ये उनका फैसला है कि वो यहाँ रहना चाहती है या उसकी नेशन उसके साथ जाना चाहती है। वो दोनों ही लियम के साथ जाने के लिए तैयार थी, बल्कि वो तो अभी कहने लगती है कि हमें निकलना चाहिए, लेकिन लियम के पास अभी दूसरा काम भी है। असल में उसे अभी अभी एक नई ग्रिम वॉर मिला है और वो उसके बारे में बिना सीखे यहाँ से नहीं जाना चाहता। लियम उसे मास्टर करना चाहता है, ये जानने के लिए कि आखिर वो ग्रिम वॉर करता क्या है। कुछ ही देर में लियम ने अपने पावर से उस ग्रिम वॉर की सारी पावर को एब्सॉर्ब कर लिया, जिससे लियम को एक नया स्पेल मिलता है। यहाँ सुना और जोडी उससे पूछते हैं कि ये किस तरह की स्पेल है, तो लियम बताता है कि ये स्पेल सिर्फ वैसा ही है जैसा कि उसने पिछले ग्रिम वॉर में सीखा। मतलब इससे वो एक नया डायमेंशन क्रिएट कर सकता है, या यूं कह लो कि एक स्टोरेज बॉक्स क्रिएट कर सकता है जिसमें वो चीजें रख सकता है। इस तरह का मैजिक लियम के पास था, लेकिन बस इसके बीच की जो स्पेल है वो अलग है, इसलिए लियम को नहीं पता कि आखिर ये मैजिक करेगा क्या, लेकिन लियम को थोड़ा थोड़ा आइडिया है कि ये क्या कर सकता है। खैर अभी उसी आइडिया को टेस्ट करने के लिए वेट्रेस का लगाया हुआ खाना लियम उस बॉक्स के अंदर रखना है। कुछ ही मिनट्स में जब उस खाने को निकाला जाता है तो उससे बहुत गंदी बदबू आ रही थी। अभी ये चीज देखकर लगता है कि ये किसी काम का नहीं है, लेकिन लियम का दिमाग बहुत तेज है, इसलिए वो इसमें भी फायदा ढूंढ लेता है। वैसे फायदा निकलने से पहले ये चीज पक्की करनी है कि जैसा वो सोच रहा है वैसा है भी या नहीं। इसके लिए वो थोड़ा सा दिमाग लगाता है और तभी उसे एक वेट्रेस दिखाई देती है जो कि एक वाइन की बोतल लेके जा रही थी। लियम तुरंत ही उसके पास जाकर अपने लिए भी एक बोतल ले आता है और बाद में उस बोतल को उस बॉक्स के अंदर रखता है और 5 मिनट बाद बोतल को ओपन करता है। अभी उसके अंदर जो ग्रेप्स जूस था, मतलब ये यूं कह ले जो वाइन थी वो ज्यादा अच्छी स्मेल कर रही थी। इसका साफ मतलब ये है कि बस कि उस बॉक्स के अंदर टाइम स्पीड से फ्लो करता है। बाहर 5 मिनट की बात है, लेकिन अंदर ज्यादा टाइम बीत चुका होगा, इस वजह से शायद उसका फ्लेवर, और यूं कहा जाता है कि जितनी पुरानी वाइन होती है उतना ही अच्छा टेस्ट होता है, इसी वजह से शायद उसका फ्लेवर बढ़ गया। अभी ये चेक करने के लिए कि आखिर ये किस हिसाब से काम करता है, लियम असूना और जोडी को अपने साथ लेकर जाता है और करीबन 10 वाइन की बोतल खरीदता है जिन्हें उसने अलग अलग टाइम के हिसाब से उस बॉक्स में रखा और बाद में बाहर निकाल कर एक लाइन में जमा लिया, जिसके बाद वो उन्हें ग्लास में निकालता है और जोडी से उन्हें ट्राई करने को कहता है क्योंकि वो एक एक्सपीरियंस्ड लड़की है। अभी वो जिस तरह से वाइन पी रही थी उस तरह से लियम का सपना था कि वो भी वाइन पिए। असल में पिछली लाइफ से इस लाइफ में उसकी एज कम है और इस एज के हिसाब से वो वाइन नहीं पी सकता। खैर अभी वो जिन नजरों से जोडी को देख रहा था
उसे उस तरह से देखकर असूना उसे एक जोरदार लात मारती है। लियम उसे बताता है कि वो नॉर्मली जूडी को देख रहा था, लेकिन असूना कहती है कि उसे एक्सक्यूज देने की जरूरत नहीं, आज के बाद वो ऐसी गलती फिर ना करे, वरना ये लात कहीं और भी पड़ सकती थी। जूडी ने वो 10 की 10 वाइन ट्राई कर ली थी। वो बताती है कि जो पहली वाइन है उसका टेस्ट ऐसा है जैसा कि वो 1 साल पहले बनी हो, और वो 10th नंबर की वाइन है जिसे लियम ने ज्यादा टाइम तक रखा उस बॉक्स में, उसका टेस्ट ऐसा है जैसे कि वो 10 साल पुरानी हो। इससे इन्हें टाइम गैप समझ आ चुका था, मतलब अगर वो 1 घंटे एक बोतल को उस बॉक्स में रखते हैं तो उस बॉक्स के अंदर टाइम 1 साल जितना बीत जाता है। खैर ये नॉलेज शायद लियम को बाद में काम आएगी, मतलब इससे वो एक बिजनेस तैयार कर सकता है। अभी के लिए ये लोग उस नेशन पहुंच चुके थे जहाँ सूना और जोडी जाना चाहती थी। वहाँ कर जब वो दोनों बाकी सभी से मिलती हैं तो बहुत खुश होती हैं। अभी बाकी सभी भी इन दोनों से मिलकर बहुत खुश हैं। खैर रात के समय पार्टी का प्रोग्राम बनाया जाता है जहाँ एक खाने का कंपटीशन था। अभी सबसे पहले क्रिस अपनी बनाई हुई डिश करती है जो कि जोडी और असूना को बहुत ही ज्यादा पसंद आई थी, वो उसे देख कर ही खाना चाहते थे। खैर तभी उन ट्रोल्स का लीडर खाना बनाने के लिए आता है जो कि और ज्यादा अच्छा दिख रहा था, इसी वजह से वो और ज्यादा खुश हो गई। लेकिन आखिर में जीत रहना की होती है क्योंकि वो मशरूम सूप बनाकर लेकर आई थी जिसमें लियम के बनाए हुए वो इंस्टेंट नूडल भी थे जो कि वो पार्ट 1 में एक बिजनेस के तौर पर यूज करना चाहता था, लेकिन नहीं कर पाया अपने बड़े भाई के चलते। वैसे कुछ भी हो, अभी वो इस पार्टी को एंजॉय करते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि ये सभी लोग अपने विलेज को छोड़कर वहाँ से कुछ दूर जंगली इलाके में आए थे जहाँ बहुत सारे फ्रूट्स के पेड़ लगे हुए हैं। वहाँ वो लोग उन पेड़ों पर से फ्रूट तोड़ रहे थे। अभी असूना और जोडी हैरान थे क्योंकि उन्होंने पहली बार स्टार शेप के फ्रूट देखे हैं, उन्हें नहीं पता कि ये कौन से फ्रूट्स हैं। खैर इतने में ही क्रिस और वो ट्रोल का लीडर जिसका लियम ने असल में नाम गाय रखा था वो दौड़ते हुए आता है। असल में वो दोनों कंपटीशन कर रहे थे कि कौन ज्यादा फ्रूट तोड़ कर लाएगा। खैर रैना को इस चीज पर गुस्सा आता है क्योंकि वो एक ही पेड़ से सारे फ्रूट्स तोड़ ले जो कि सही नहीं है। वैसे इतने में ही इन्हें एक आवाज सुनाई देती है। लियम उस आवाज को सुनकर तुरंत ही उस डायरेक्शन में भागता है जहाँ वो देखता है कि अभी एक आदमी गॉन पर हमला कर रहा है। गॉन असल में एक ट्रोल है, लियम ने उसका नाम गॉन रखा है। वैसे अभी जो आदमी गॉन पर हमला कर रहा था वो बहुत अजीब था। लियम गॉन को बचाने के लिए उस आदमी पर अटैक करता है। यहाँ लियम अपनी एक्सप्लोसिव मिसाइल्स का इस्तेमाल कर रहा था। उन मिसाइल से डरकर वो आदमी वहाँ से भाग जाता है। लियम उसका पीछा कर रहा था लेकिन वो आदमी जंगल में चला गया, इसलिए लियम रुक जाता है और वापस यहाँ गॉन के पास आता है जो कि अभी गाय पर हमला कर रहा था। अभी गाय अपने दोस्तों को समझाता है कि वो लोग दोस्त हैं, लेकिन गॉन अभी खुद की कंट्रोल में नहीं था। उसका चेहरा बदल चुका है और वो भी सेम उसी आदमी की तरह बिहेव कर रहा था जिसने अभी अभी उसे काटा। ये बिल्कुल ज़ॉम्बी की तरह था। खैर लियम तुरंत ही उसे पीछे हटाकर अपने प्यूरिफिकेशन स्पेल की मदद से जिस जगह से उस आदमी ने गॉन को काटा वहाँ से पॉइजन को खत्म कर देता है। इस तरह से उसे पॉइजन कहा जाएगा, यूं कह लो कि वो वायरस था जो कि लियम ने खत्म कर दिया। साथ ही लियम अभी अपनी स्लीपिंग पावर से गॉन को सुला देता है जिससे कि वो रिकवर कर सके। अभी बाकी लोग ये चीज देखकर बहुत ही हैरान थे क्योंकि लियम ने एक बहुत ही पावरफुल वायरस को खत्म कर लिया। वैसे ही उस आदमी को एक वैम्पायर समझ रहे थे क्योंकि उसके दांत वैम्पायर की तरह थे, लेकिन तभी गाय और क्रिस कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, वैम्पायर दिन में नहीं निकलते, धूप के कारण वो लोग जिंदा नहीं रह सकते। इसका मतलब ये कुछ और ही था। वैसे तभी जोडी गॉन को ध्यान से देखती है और कहती है कि जरूर ये कोई इम्यून ड्रैकुला की काम है। वैसे तो इस तरह के मॉन्स्टर बहुत ही कम जन्म लेते हैं, लेकिन एक ड्रैकुला के अलावा ये और किसी काम नहीं हो सकता। इम्यून ड्रैकुला दिन में भी निकल सकते हैं और उनके अंदर हिप्नोसिस की पावर होती है जिस वजह से वो किसी को भी बाइट कर उसे अपनी तरह बना सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं। ये एक सीरियस टॉपिक था, इसलिए लियम को इस चीज पर इंफॉर्मेशन चाहिए क्योंकि ये बहुत खतरनाक हो सकता है। बाद में ये लोग गाँव में लौट आते हैं और लियम कुछ लोगों को रिसर्च के लिए भेज देता है। अब एक वुल्फ आदमी कुछ ही देर में दौड़ता हुआ वापस विलेज लौट आया था। वो बताता है कि उसने करीबन 10,000 ज़ॉम्बीज़ को अपने विलेज की तरफ आता हुआ देखा। यहाँ पर वो ज़ॉम्बी वर्ड का इस्तेमाल नहीं कर रहा था, लेकिन उसका मतलब उन्हीं आदमियों से था जिस वजह से गॉन रिएक्ट करने लगा था। मतलब वो ड्रैकुला की आर्मी है जो कि उनके विलेज की तरफ बढ़ रही है। ये चीज डरा देने वाली थी क्योंकि 10,000 एक बहुत बड़ा नंबर है। इन लोगों के पास इतने आदमी नहीं है कि उनसे लड़ पाए। खैर इनके पास पावर जरूर है, लेकिन फिर भी अभी सभी डरे हुए थे। लियम सोच रहा था कि इस थ्रेट को किसी तरह से खत्म करना होगा क्योंकि ये सच में एक सीरियस टॉपिक बनते जा रहा है। इसके लिए एक प्लान की जरूरत थी। लियम सबसे पहले कहता है कि आसपास के जितने भी गांव हैं उन्हें खाली करवाने का सुझाव उन गांव के लीडर्स को दो। असल में लियम यहाँ उन गांव की बात कर रहा है जो कि लियम पर हमला नहीं करते मगर अलग सेपरेटली रह रहे हैं, जैसे और क्लैन या फिर कोई दूसरा गांव। अभी लियम के आदमी उन तक पहुंचकर उन्हें ये बात बताते हैं, लेकिन वो बात मानने को तैयार नहीं थे। उनके हिसाब से वो किसी मामूली ड्रैकुला से डर कर क्यों भागे, ये उनकी बहुत बड़ी गलती थी क्योंकि इस तरह से उस ड्रैकुला के पास 10,000 लोगों की आर्मी हो चुकी है। खैर लियम मनाने के लिए कुछ नहीं कर सकता। लियम को किसी तरह से अपने ही लोगों को प्रोटेक्ट करना होगा। अभी लियम को कोई भी तरीका समझ में नहीं आ रहा था और यहाँ से सारे लोगों को वापस ले जाना कोई सही रास्ता नहीं है, इसलिए उसे लड़ना होगा। वो अपने सभी पावरफुल जनरल्स को तैयार करता है। जनरल से मेरा मतलब है क्रिस, गाय, जोडी, असूना और रैना, ये 5 लोग उसके मेन जनरल्स हैं। लियम उन्हें अपने साथ
लेकर उस वैली के पास आता है जहाँ उस ड्रैकुला की वो 10,000 आदमी वाली आर्मी थी। वहाँ पर आकर इन लोगों ने अपने मिड लेवल स्पिरिट आर्मर्स को एक्टिवेट कर लिया था। इससे इनके पास बहुत ज्यादा पावरफुल मैजिक स्पेल को कंट्रोल करने की पावर आ चुकी थी। उन स्पेल से ये उस आर्मी पर भारी पड़ने लगे थे, जिस वजह से फाइनली उस ड्रैकुला को खुद यहाँ पर आना पड़ता है। लियम उस ड्रैकुला को देखते ही टेलीपोर्ट होकर सीधा उसके सामने आ जाता है। वो ड्रैकुला कहता है कि तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी होगी, लेकिन अचानक ही लियम ने फिर से टेलीपोर्टेशन स्पेल का इस्तेमाल किया और इस बार वो उस ड्रैकुला को ही लेकर उस जगह से करीबन 100 किलोमीटर दूर आ गया। अभी ड्रैकुला ये चीज समझ नहीं पा रहा था कि आखिर लियम ने ऐसा क्यों किया, पर लियम कहता है कि ऐसा मैंने इसलिए किया जिससे कि तुम उस आर्मी से दूर रह सको और मैं यहाँ तुम्हें हरा कर उस आर्मी को हरा सकूं। मतलब लियम को बस उस ड्रैकुला को हराना है और सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन बस यही चीज इतनी आसान नहीं है। अभी एग्जाम्पल के तौर पर जब लियम ने अपनी फायरबॉल से हमला किया तो वो उस ड्रैकुला की बॉडी के आर पार हो गई। मतलब उनका ड्रैकुला पर कोई असर नहीं हो रहा था। ड्रैकुला बिल्कुल हवा की तरह था। खैर लियम अपने होली मैजिक का इस्तेमाल करता है, लेकिन वो भी काम नहीं आता। मतलब ड्रैकुला की बॉडी उसके आर पार हो जा रही थी। अचानक ड्रैकुला टेलीपोर्ट करते हुए लियम के पीछे आता है, लेकिन लियम ने टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करते हुए खुद को बचा लिया था। लियम समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो ड्रैकुला टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल कैसे कर पा रहा है, लेकिन इसका रीजन सिंपल है। वो पार्टिकल्स में डिवाइड होकर यहाँ से वहाँ जा सकता है, जिससे वो दिखाई भी नहीं देता। खैर अचानक ड्रैकुला फिर से लियम के करीब आ गया और उसने लियम को बाइट कर लिया, लेकिन ये इल्यूजन मैजिक था क्योंकि लियम ने तुरंत ही अपने एक क्लोन क्रिएट कर लिया था। हालांकि क्लोन बाद में लियम की रियल बॉडी के साथ अटैच होता है, जिससे लियम को दर्द सहना पड़ता है। अभी लियम के पास कोई रास्ता नहीं था, उसे किसी भी तरह से इस ड्रैकुला को हराना है, वरना ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। लियम के पास अपना वो ड्रैगन का दिया हुआ आर्मर जरूर है जिसका वो इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन वो उसका इस्तेमाल तभी करेगा जब उसे ये चीज कंफर्म हो जाएगी कि उस आर्मर से वो ड्रैकुला को हरा सकता है, क्योंकि वो आर्मर लियम की सारी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा। और अगर सारी एनर्जी चली गई और ये ड्रैकुला नहीं मरा तो इससे लियम ही नहीं बल्कि उसके सारे साथी भी मारे जाएंगे, या यूं कह लो कि ज़ॉम्बी बन जाएंगे। वैसे भी फाइट के दौरान लियम और उस ड्रैकुला के बीच बातचीत चल रही थी। लियम हैरान था ये देखकर कि कोई भी लिविंग थिंग खुद को इतने सारे पार्टिकल में डिवाइड कैसे कर सकती है, जिस पर ड्रैकुला ने उसे लड़ते हुए जवाब दिया था कि वो जिंदा नहीं है, वो तो मर चुका है, और जो चीज जिंदा ही नहीं है वो मर नहीं सकती। ऐसा उस ड्रैकुला ने कहा था। लियम इससे समझ गया था कि उसे आगे क्या करना है। अभी कुछ देर हमला करने के बाद जब लियम ये समझ चुका था कि उसके नॉर्मल फिजिकल अटैक उस ड्रैकुला का कुछ बिगाड़ नहीं सकते, तो फाइनली वो अपने पास से ही वही नया आइटम बॉक्स निकालता है जो कि उस नए ग्रिम वॉर से मिला। लियम ने यहाँ परफेक्ट टाइमिंग पर उस बॉक्स को निकाला जिससे वो ड्रैकुला उसे सेंस नहीं कर पाया, और लियम ने इस समय पर उस ड्रैकुला को उस डब्बे के अंदर बंद कर दिया। वैसे ये जो बॉक्स है इसके अंदर लिविंग थिंग कैद नहीं रह सकते, लेकिन वो ड्रैकुला लिविंग थिंग ही नहीं है, और ये चीज वो पहले ही लियम को बता चुका था। इसका मतलब वो खुद से उसको नहीं निकाल पाएगा। अभी लियम को बस ये देखना था कि आखिर ये ड्रैकुला अंदर कितने समय तक रह सकता है। मतलब वो जिंदा नहीं है और इस बक्से में 1 घंटे में 1 साल बीत जाता है, तो आखिर वो ड्रैकुला एक ही जगह पर कब तक स्टोर रहेगा। इसी तरह से सोचते सोचते 10 घंटे बीत जाते हैं। मतलब उस बॉक्स के अंदर 10 साल बीत चुके थे और शायद फाइनली अब वो ड्रैकुला शांत हो चुका है। वैसे भी रात हो चुकी थी और यहाँ रेडन लियम की तारीफ कर रहा था। वो कह रहा था कि तुम सच में समझदार हो, तुमने इस सिचुएशन को बहुत ही अच्छे से संभाला। इस पर लियम जवाब देता है कि तुमने सही कहा। वैसे कभी कभार 10,000 लोग पर 10,000 हमले ना कर थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल कर लेना चाहिए, वही सही होता है। हालांकि लियम के इतना कहने के बाद ही ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है। इस वीडियो पर अच्छा सपोर्ट आएगा तो इसका अगला पार्ट भी हम जल्दी लाएंगे और कोशिश करेंगे कि पिछली बार जितना लेट ना हो।